नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान की श्रृंखला में नागरिकता के संबंध में अध्ययन करेंगे। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 to 11 5 से 11। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाग 1 बताया था, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में अनुच्छेद 5 to 11 संघ एवं राज्य। तो हमने बता दिया नागरिकता के संबंध में। देखिए, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, अक्सर चर्चा में रहता है नागरिकता को लेकर के। कभी किसी की नागरिकता, खासतौर से जब से सीएए आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो सीएए को लेकर के तो मामला बहुत ज्यादा ही था। आपने सुना होगा इसको, न्यूज में ये अक्सर चर्चा में रहता है। ये सब चीजें हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस संबंध में अध्ययन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए नागरिक क्या होता है। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं नागरिक क्या होता है। नागरिक, देखिए, अगर ये कहूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मान लीजिए मैं भारत का नागरिक हूं, बस इतना कहूं का नागरिक हूं, तो पता है ये कोई शब्द नहीं है, ये मुझे बहुत से विशेषाधिकार प्रोवाइड कराता है, प्रिविलेजेस, जो मुझे भारत का नागरिक होने से मिले हैं। पहला कौन कौन से है? मुझे जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उन सब का लाभ मिलेगा, उन सभी का लाभ मिलेगा, ठीक है। दूसरा, भारतीय राज्य द्वारा या भारतीय सरकार द्वारा मुझे संरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो और बहुत सारे प्रिविलेज होते हैं जो अनुच्छेद के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई किसी देश का नागरिक है तो उसके उस देश के नागरिक होने की वजह से बहुत से विशेषाधिकार मिलते हैं उसे। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, वाक्य मत की स्वतंत्रता, जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोगों को सभी अधिकार मिलेंगे जो भारत के नागरिक होने की वजह से आपको मिलते हैं। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो बहुत से अधिकार आपको भारत में नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गया कि नागरिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। और जब मैं आपको अनुच्छेद एक एक करके बताऊंगा तो मैं बताता चला जाऊंगा। अब देखिए, भारत का अगर देश बंटवारा हुआ तो नागरिकता एक बड़ा मुद्दा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई देश बंटवारा होता है कहीं, उससे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक बड़ी मात्रा में विस्थापन होता है, ठीक है। क्या होता है? विस्थापन। जब एक जगह से दूसरे जगह पर लोग जाएंगे, जैसा भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है,
अब क्या हुआ, इधर ये हमने पाकिस्तान बन गया, ठीक है, इधर ये बांग्लादेश बना। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इधर आए और बहुत से लोगों को यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, एक तरीके से विस्थापन हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन लोग वास्तव में भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं और कौन लोग भारत में नागरिक बनने के योग्य नहीं। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सही तरीके से भारत में, जैसा भारत में जब आजाद हुआ तो क्या हुआ कि भाई इधर से मुस्लिम बहुत सारे भारत से गए, ठीक है, और बहुत हिंदू, सिख या और कुछ धर्म के लोग पाकिस्तान से भारत आए। यहाँ जब बांग्लादेश बना था तब भी ऐसा ही बहुत कुछ हुआ था, तब तो बहुत लोग विस्थापित होकर के आए थे, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमें अपनी नागरिकता को लेकर के थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। नहीं तो देखिए इस तरह तो इमिग्रेशन माइग्रेशन ना कि अवैध शरणार्थी बहुत ज्यादा आ जाएंगे, किसको किसको आप यहाँ पे रख पाएंगे। तो पहले हमें एक क्राइटेरिया तय करना पड़ता है कि कौन भारत का नागरिक बनने के योग्य है। तो यही अनुच्छेद जब जोड़ा गया, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान का भाग 2 किया गया, यही एक तरीके से हमने क्या किया है, ये फिल्टर लगा दिया है। इस फिल्टर के द्वारा ये बीच में हमने एक फिल्टर लगा दिया कि कौन नागरिकता भारत की प्राप्त कर सकेगा। कैसे शुरू की बात मैं करूं, ये 1947 की बात से भी मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, तो हम अनुच्छेद वाइज चीजों को पढ़ते जाएंगे कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 5 के संबंध में। किसके संबंध में? हाँ, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा अगर वो 3 कंडीशन को, जब देश स्वतंत्र हुआ तब की बात है। पहली कंडीशन कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के पहले, मतलब संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है, भारत में रह रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन है। मतलब 1945 से वो लगातार भारत में रह रहा है, तो जब 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है, भारतीय नागरिक होगा। क्योंकि भाई जब संविधान अनुच्छेद 1950 को लागू हुआ तभी ये अनुच्छेद 5 आया, 26 जनवरी 1905 की बात, जब संविधान को हमने लागू किया। खैर ये 1950 के पहले ही लागू हो गया था, नागरिकता का प्रावधान उन्होंने पहले लागू कर दिया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये कट ऑफ डेट रखी गई कि जो 26 जनवरी 1950 के पहले से 5 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो वो भारत का नागरिक माना जाए। भारत का मतलब यहाँ पता कौन से भारत में है, ये वाले भारत में भी है, जो पाकिस्तान वाला जो इलाका, अगर वहां से भी आप यहाँ पे आए हैं तो आपको माना ही जाएगा कि वो भारत में ही है। इसका मतलब ये अभी वाले भारत में नहीं, अभी वाले भारत में तो जो लोग हैं वो तो है ही है जो पाकिस्तान से आए, लेकिन वो किसी यहाँ पे जब मैं भारत की समय बोलूंगा ना तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये पाकिस्तान प्लस भारत प्लस बांग्लादेश वाले भारत की बात मैं कर रहा हूँ, बांग्लादेश तीनों को मिला करके। कि इसका मतलब ये था ना कि बहुत सारे लोग कनाडा अमेरिका वगैरह में रहते हैं तो उनको नहीं, तो जो भारत में रह रहा है 26 जनवरी 1950 तो भारत का नागरिक माना जाएगा, ये है। क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके चले आए पाकिस्तान से, तो क्या आप उन्हें दूसरे नागरिक मान लेंगे? नहीं, वो भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। तो यहाँ यो भी इंक्लूड है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 पॉइंट इसमें था कि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक, माता पिता, ठीक है,
में से कोई एक भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक रहा हो, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरा है, अगर उसका जन्म भारत में हुआ तो कोई बात ही नहीं, उसका जन्म भारत में हुआ है, मतलब भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उस समय के हिसाब से, ठीक है। अनुच्छेद 5 हमको ये कहता है कि अगर भारत का नागरिक आप बनना चाहते हैं, ये थोड़ा सा ना 26 जनवरी 1900 अभी मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला है उसकी विवाद के बारे में आपको क्लियर करूंगा। तो पहले मैं एक एक अनुच्छेद बता देता हूं। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले से अगर 5 साल के अंदर आप भारत के नागरिक, तो भारत के नागरिक हैं, या उसमें कोई आपके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक है तो आप भारतीय नागरिक माने जाएंगे। और तीसरा है कि अगर आपने जन्म भारत में लिया है तो आप भारत के नागरिक हैं। ये तो अनुच्छेद 5 कहता है। फिर अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 इसमें पता है एक डेट रख ली गई थी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अवैध शरणार्थी भारत आ रहे थे, तो इससे बचने के लिए 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप भारत आ गए हैं तो आप भारतीय नागरिक माने जाएंगे। के पहले यदि आपने पाकिस्तान से भारत में प्रवेशन कर लिया, भारत में प्रवेशन कर लिया, तो आप भारतीय नागरिक माने जाएंगे, नागरिक माने जाएंगे। ठीक है। अगर आपने 19 जुलाई 1948 तक आपने अपने माता पिता के साथ या स्वयं भारत में आपने, क्योंकि देखिए जब बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 से लेकर के लगभग कितने महीने हो गए, 19 जुलाई 1947 तक लगभग कितना हो गया, 11 महीने हो गया, ठीक है। अब इन 11 महीनों में अगर आप नहीं आ पाए, इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप अवैध शरणार्थी, पहली कंडीशन है ये, तो ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भी भारत आप आए तो भारत के आप नागरिक हो सकते हैं, बशर्ते आपको 6 महीने का पंजीकरण का, 6 महीने तक भारत में आप रहे हो, भारत में लगातार रहे हो कम से कम। तो बात यही हो गई, 6 महीने ये हो गया। इसका मतलब आप लगभग 19 जनवरी 1948 से भारत आए हो गया। सॉरी, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब कि अगर आप बाद में भी आए तो आप पहले लगातार 6 महीने रहिए। मान लो 19 जनवरी 1948 बोल रहा हूँ, 19 जनवरी 1948 के बाद आप अगर आप आए तो 6 महीने के आप पहले रहिए, उसके बाद हम आपको पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता दे देंगे। ये दूसरा पॉइंट, यही पॉइंट अनुच्छेद 6 ये कहता है। देखिए ये सब चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हो सकता है लग रहा हो कि बोरिंग है, लेकिन नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 7 क्या कहते हैं, देखिए अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 कहता है देखिए कुछ समझदार लोग थे बहुत, जो क्या किए कि पहले भारत से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से भारत में आए, फिर उनको यहाँ लगा अच्छा नहीं है, फिर चले गए भारत से पाकिस्तान, फिर वहां लगा अच्छा नहीं, फिर चले आए भारत में, ठीक है। ये पहले पाकिस्तान से भारत, फिर भारत से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से भारत,
इन लोगों के लिए था। बहुत सारे लोग थे, आज आपको थोड़ा हंसी लग रही होगी, लेकिन उस समय ये बहुत सारे लोग थे जो आए गए कर रहे थे, ठीक है। तो कहा कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है, लेकिन ये फिर भारत वापस आ गया। तो ये भारत के नागरिक बन सकते हैं, तो भी ये पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये कहा था, ठीक है, कि जैसा 1 मार्च 1900 देखिए डेट क्यों रखी गई है, ये उस समय की सरकार ही समझे, लेकिन जहां हमारा मानना है कि वह सरकार को लगा होगा कि 1 मार्च 1947 के पहले एक अच्छी सही डेट है, इसके आधार पे हम लोगों को नागरिकता दे सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के पहले बाद आप भारत से पाकिस्तान गए और फिर बाद में आपको लगा कि नहीं वहाँ ठीक नहीं है, तो आप वापस आ गए, तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत हम आपको नागरिकता देंगे। अब देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, ठीक है। कि अगर किसी के माता पिता दादा दादी, ठीक है, अविभाजित भारत में, देखिए मैं कह रहा हूं ना अविभाजित भारत, ठीक है, में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए लेकिन कहीं और रह रहा है, मतलब पाकिस्तान जो वर्तमान में है, भारत हो गया के अलावा कहीं अमेरिका कनाडा में रह रहा है, लेकिन कहीं बाहर रह रहा है, तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है, तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण कराना बाय द रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें आप जान लीजिए। अभी मैं आपको और चीजें बताऊं कैसे नागरिकता प्राप्त, पंजीकरण द्वारा, बस आपको थोड़ा सा एक बार मैं अनुच्छेद का आइडिया दे रहा हूँ, 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें है जिसे पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ हो, ठीक है, या भारतीय मूल का रहा हो, कहीं बाहर रह रहा, ये अनुच्छेद 8 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 9 कहता है कि भारत का नागरिक नहीं होगा, कि भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, ये बात भी अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप एक तरीके से ये भारत की नागरिकता छोड़ने के संबंध में, कि अगर आप भारत के साथ किसी और देश की नागरिकता ले लेंगे तो आपकी नागरिकता भारत के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत के आप नागरिकता ले लेंगे तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। बताया था आपको, लेंगे तो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। जब मैंने आपको पढ़ाया था नहीं रहेंगे, ठीक है, ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि संविधान के हमारे एकात्मक, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने वीडियो, एकात्मक और संघात्मक लक्षण में, ठीक है, तो मैंने आपको एकात्मक लक्षण में एकल नागरिकता बताया था, एकल नागरिकता, तो भारत में एकल नागरिकता होती, भारत की नागरिकता होती, भारतीय संघ की नागरिकता। मैं भारत का नागरिक हूँ, न तो मैं अमेरिका का नागरिक हूँ, ना मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ। उत्तर प्रदेश मेरा एक सामान्य निवास है किसी राज्य की, भारत की मैं नागरिक तो केवल भारत राज्य का हूँ। मैंने शायद आपको राज्य की परिभाषा नहीं बताई, राज्य क्या होता है, चलिए 2 मिनट इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए भारत
एक राज्य है। ये तो मुझे पिछले वीडियो में ही आपको बताना चाहिए। जबकि यूपी, बिहार, एमपी ये केवल प्रशासनिक इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाइयां हैं। मुझे पिछली बात को पिछली वीडियो में ही इकाइयां हैं बतानी चाहिए, ठीक है। क्यों? देखिए, राज्य की जो परिभाषा होती है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत राज्य जो होता है जिसमें 4.4 अनिवार्य तत्व होते हैं। अनिवार्य तत्व हो, पहला एक भौगोलिक क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र या इसको बोलते थे भूभाग भी, इसके भूभाग, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 जनसंख्या हो। नंबर 3 संविधान हो, राज्य के अनिवार्य तथ्य हैं ये, संविधान हो। और नंबर 4 संप्रभुता होती है, उसकी संप्रभुता। मैंने आपको बताया था संप्रभुता क्या होती है। ये 4 तत्व होते हैं राज्य के लिए। तो ये चारों तत्व जो हैं ये भारत में है। भारत राज्य के पास एक भौगोलिक क्षेत्र है, 32,87,263 किलोमीटर, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। जनसंख्या हमारे पास 142 करोड़ है, ये कोई कमी नहीं है। संविधान हमको है ही है, बताया ही है। और संप्रभुता हमारी है, ये भारत राज्य की, ठीक है। अब बताइए यूपी, बिहार ये राज्य क्यों नहीं? इनके पास जनसंख्या तो है, चलो ठीक है, खूब 42 करोड़ में जनसंख्या है, कोई बात नहीं। इनके पास भौगोलिक क्षेत्र भी है, ये भी ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं है राज्यों के पास। इसीलिए ये वाले जो हैं वो राज्य की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। तो ये बात तो वो ये जो मैंने इसलिए आपको मुझे पिछले वीडियो में बताना चाहिए था, लेकिन चलो यहाँ पे बता दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो अगर मान लीजिए हम एकल नागरिकता है, जो मैंने आपको लक्षण में बताया था, एकल नागरिकता होने की वजह से अगर कोई दूसरा कोई नागरिक भारत के बाहर की नागरिकता ले लेंगे तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अनुच्छेद 9। और देखिए अनुच्छेद 10 क्या कहता है। आर्टिकल 10 ये तो कहता है कि आप भारत के नागरिक है अगर आप भारत के विधान के निर्माण करें, भारत के विधान का निर्माण करें, मतलब भारत में आप बेसिकली मत दें, मतदान करें। अगर आप मतदान कर पाते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, बस इतना समझ लेना इसको। आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को अधिकार है नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधानों के प्रावधानों को बदलने, बेसिकली बदलने के लिए कि हम किसको नागरिकता देना है। क्योंकि देखिए ये इसलिए है कि जो नागरिकता है ये संघ सूची का विषय है। जब मैंने आपको आर्टिकल बताया था 7वीं शेड्यूल 7 बताया था, शेड्यूल 7 जिसमें कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची बताया था आपको कि 3 सूचियां थी। तो ये नागरिकता जो ये संघ सूची का विषय है। यही प्रश्न आ सकता है कभी भी कि जो नागरिकता है ये किस सूची का विषय है। तो नागरिकता हमारा जो होता है ये संघ सूची का विषय होता है, इसीलिए संसद को यह अधिकार है कि वो इस पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 11 कहता है। तो देखिए याद नहीं करना है अनुच्छेद को, जैसे 9 अगर आपको याद हो जाए नागरिकता के समाप्ति के संबंध में, 11 याद हो जाए, ठीक है। सारे हमको याद एक तरफ से नहीं आना, ये पेपर में भी नहीं आता। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नागरिकता को प्राप्ति कैसे की जाती है और नागरिकता को समाप्त कैसे किया जाता है। मुझे भी ये आर्टिकल याद नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं देख के या बुक से देख के पढ़ा रहा हूँ। लेकिन देखिए कुछ प्रावधान बातें जो मैं आपको पहले से भी ये बात कहता हूँ, कुछ बातें होती है जो हमको याद रखनी चाहिए और सारी बातें तो हम कोई भी याद नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, नागरिकता की प्राप्ति, इसी में आपको सीएए बताऊंगा क्या है जो 2019 में, नागरिकता की प्राप्ति व नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाती है, ठीक है। तो देखिए,
तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में। नागरिकता को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में, ठीक, संबंध में, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी बाहरी व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता लेते हैं, चाहता, हर साल हजारों की संख्या में लोग भारत की नागरिकता लेते हैं, तो ये कैसे ले सकते हैं ना। तो इसको हम देखिए, इसमें 5 तरीके हमको दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। उसके 5 तरीके हमारे पास हैं। 5 तरीकों के आधार पे आप कह सकते हैं कि भारत का नागरिक है, कि भारत के नागरिक है। देखिए, पहली बात होता है वंश के आधार पे। किसके? वंश के आधार पे। वंश के आधार पर। नंबर 1, ठीक है। जैसा कोई व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 के बाद या उसके देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो इसको डेट दी गई 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992, ठीक है, के बीच पैदा हुआ हो, ठीक है, कहीं बाहर पैदा हुआ हो। लेकिन ये तभी बन सकता है वंश के आधार पे जब उसके पिताजी भारत के नागरिक हो। पिताजी भारत के नागरिक हो। पूछिए कैसे? जैसा मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अमेरिका में रहता है, ठीक है, उसकी शादी हुई, बच्चा हुआ, भारत का नागरिक है, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ वो अमेरिका में पैदा हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 सितंबर 1992 के पहले। तो वंश के आधार, बाय द डिसेंट इसको बोलते हैं, बाय डिसेंट, जन्म वंश के आधार पे कि भाई उसके पिताजी जो हैं वो भारत के नागरिक हैं और ये 26 जनवरी 1950। देखिए, 26 जनवरी 1950 की डेट इसलिए रखी गई है कि इस डेट में बहुत ज्यादा ना, पहले में तो हमारा संविधान लागू है, अवैध शरणार्थियों वालों का मामला बहुत ज्यादा चल रहा था, इसलिए रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पिताजी इसलिए किया गया है कि हमारा वंश जो होता है वो कहा जाता है कि पिता की तरफ से बढ़ता है। तो वंश के आधार पे अगर 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 के बीच किसी व्यक्ति के पिताजी भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो भारत के बाहर व्यक्ति पैदा हुआ है, तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भारत का नागरिक वंश के आधार पे माना जाएगा। अब देखिए 10 दिसंबर 1992 के बाद क्या होगा कि भाई मान लीजिए 10 दिसंबर 1992 के बाद कोई पैदा हुआ तो वो कैसे भारत का नागरिक? वो भी भारत का नागरिक होगा 10 दिसंबर 1992 के बाद। भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भी भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता व पिता दोनों भारत के नागरिक, ठीक है, नागरिक। ये बात हमको ध्यान रखना है।
वंश के आधार पर अगर हम नागरिकता चाहते हैं तो 2 क्राइटेरिया है कि 10 दिसंबर 1992 और 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर, देखिए यहाँ पे देगा नहीं, इतना अंदर तक नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको नागरिकता अगर पढ़ें तो ये चीज़ अच्छे से समझ में। तो 2 डेट रखा गया है, फिर चीज़ को स्टार्ट में कर देते हैं हम। जैसा 26 जनवरी 1950, 10 दिसंबर 1992 और मान लेते टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पिता भारत का नागरिक है तो बच्चा भले बाहर पैदा हुआ उसको भारत की नागरिकता वंश के आधार पे मिल जाएगी। यहाँ पे माता व पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। ये सब देखिए अब याद तो करना पड़ेगा भाई, क्यों किया गया है, इसी डीप में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे पता है। भारत के नागरिक होने चाहिए। तो उसे वंश के आधार पे भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। लाइन खींच लेना, मैं तो उससे लिख रहा हूँ इसलिए लाइन कई बार जल्दी जल्दी छोड़ देता हूँ, लाइन खींचना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया वंश। देखिए वंश कई लोग जन्म को पहले बता देते, अब बताता हूँ मैं वंश जन्म के आधार पर। ठीक है, कई लोग क्या होता है ना, जन्म को पहले बताते हैं फिर वंश को बताते हैं। जन्म के आधार पर बाई बर्थ। देखिए इसको भी 3 लाइनों में बांटा गया है जन्म के आधार पर। पहले 26 जनवरी 1950, ठीक है, से लेकर के 1 जुलाई 1947, 1 जुलाई 1947 तक अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, भारत में अविभाजित भारत है, अविभाजित भारत में पैदा हुआ, ठीक है, और उसके माता पिता पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। ठीक है, और 1 जुलाई 1947 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है। भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक है यदि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो तो भारतीय नागरिक है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। ये देखिए डेट क्यों दी गई है, इतना हमें बहुत ज्यादा लीगल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और प्रावधान है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भारत में बच्चा पैदा हुआ है ना, भारत का नागरिक है यदि वो माता पिता उसके भारत के नागरिक है। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाई द जन्म, देखिए ज्यादा इतना डीप में पूछता भी नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ा इसलिए दे रहा हूँ कि पहली बात तो मेरा भाई आपको बताने का कर्तव्य, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए। दूसरी बात ये कि हमको थोड़ा सा याद होना चाहिए जन्म के बाद क्या है, उसके बाद वंश के आधार पे क्या है। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब तीसरी बात हुई पंजीकरण के आधार पर।
पंजीकरण बाय द रजिस्ट्रेशन। बाय देखिए पहली बात, कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, ठीक है, मूल का है, जो कि भारत में 7 वर्ष पूर्व से भारत में लगातार रह रहा है, भारत में लगातार रह रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भारत का नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। उसे 7 साल तक लगातार कोई व्यक्ति है जो भारत में रहा है तो भारत में रजिस्ट्रेशन के द्वारा वो भारत का नागरिक हो सकता है। जब उसने आवेदन दिया भारत का नागरिकता से पहले तक कि लगातार उस 7 साल से भाई भारत में रह रहा है और साथ में भारतीय मूल का वो व्यक्ति है, तो भारत में पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। हाँ, यहाँ देखना है, अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, जैसा बहुत सारे लोग शादी वगैरह मैरिज वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, भारतीय नागरिक से मान लीजिए विवाह कर लिया, कोई पुरुष है विदेशी, उसने भारतीय महिला से विवाह कर लिया, ठीक है, या मान लीजिए भारतीय महिला है और भारतीय विदेशी महिला है, ठीक है, उसने भारतीय महिला विदेशी भारतीय पुरुष से शादी कर ली, तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिक बन सकती है, बशर्ते ये अवैध तरीके से ना किया गया हो, ठीक है। ये तो होता हमारा बाय द रजी। उसमें और भी है कि बच्चे अगर भारत के हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हुए लेकिन वो कहीं और पैदा हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। हाँ देखिए, अब ये तो रजिस्ट्रेशन का माध्यम हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ना चर्चा करेंगे जो सीएए वाला मामला था वो क्या था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चौथी नागरिकता के तरीके में बात करेंगे, बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण के द्वारा या प्राकृतिक रूप से। देखिए इसमें क्या होता है, ये भी थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन जैसा ही है, ठीक है, लेकिन इसमें अंतर है कि अगर मान लेते हैं कि हम भारत कोई, पहली बात तो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको नेचुरलाइजेशन के द्वारा या प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बना, जिसमें कुछ कंडीशंस है कि अगर आप भारत नेचुरलाइजेशन से बनना चाहते हैं, ठीक है,
तो आप लगातार 14 वर्षों तक भारत में रह रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट पहले याद रखना है। ये जो 14 वर्ष है ना, ये ऐसे गिने जाते हैं। देखिए कि अगर लेते हैं हम आज आवेदन कर रहे हैं 8/1/2024 को, ठीक है, तो हम लग इसका ये मतलब नहीं कि हम 2010 से लगातार है, ऐसा नहीं। देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि 12 माह मतलब पिछला 1 साल पूरा, मतलब आज दो ये है, तो 8/1/2023 से आप लगातार 12 माह भारत में रहे हैं। एक बात ये आप कंडीशन पूरा कर लो, ठीक है। 1 साल तो ये हो गया। अब बचा हमारा कितना, उसे 13 वर्ष बचा, ठीक है। 13 वर्ष नहीं रहना है। अब आपको लगातार 10 वर्ष किसी तरीके से 10 वर्ष रहना है, ठीक है। मतलब ये है कि जो 14 वर्ष कहा गया, ये इसलिए कहा गया ना कि बीच बीच में आना जाना भी लगा रहता है, तो बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 11 वर्ष आप भारत में रह रहे हैं, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। भारत के नागरिक बन सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान थोड़ा सा रखना है कि जो मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन वाले में और जिसमें बता रहा हूँ अंतर की, रजिस्ट्रेशन को अगर आपको कराना चाहिए भाई, अब कोई आदमी क्या कि अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम लगातार 7 वर्ष रह रहे हैं तो हम भारत के नागरिक बन जाएंगे, तो हम 11 वर्ष क्यों लगातार रहे। देखिए रजिस्ट्रेशन वाली जो बात है वो भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए, कि कभी पाकिस्तान से, ये जो आज का पाकिस्तान है या जो आज का बांग्लादेश है, भारत तो भारत ही है, में से किसी का नागरिक उसके पिताजी वगैरह कोई या दादाजी रहे हो तभी वो भारतीय मूल का नागरिक माना जाएगा। अगर वो अफगानिस्तान का था, श्रीलंका का था, नेपाल का था, तो भारतीय मूल का नहीं माना जाएगा। अविभाजित भारत, ये बात हमको, वहाँ भारतीय मूल की बात है। यहाँ पर अगर कोई भी नागरिक है, मान लीजिए अमेरिका का कोई नागरिक है, वो भारत में नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको 11 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, जिसमें कि 12 माह पिछले 1 माह लगातार रहना पड़ेगा, और पिछले के 10 वर्ष वो लगभग लगातार ही रहा हो। कुल मिलाकर 14 वर्ष, इसलिए आप कम से कम 10 वर्ष तो भारत में रह रहे। तो 11 वर्ष 10 प्लस 1 11 वर्ष अगर भारत में हो गया, तो आप बाय द नेचुरलाइजेशन प्रार्थिक के द्वारा प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं और भारत के नागरिक आप बन सकते हैं, बशर्ते आप अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए।